सो हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। तो आज इस वीडियो में कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 विच इज इलेक्ट्रिसिटी। तो वन शॉट में समझते हैं कि है क्या क्या इस चैप्टर में, क्या क्या ये कह रहा है, क्या नहीं कह रहा। क्लियर? तो पूरा इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं, क्या है नहीं है। तो सबसे पहले जैसे देखा है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड में एक चीज आ रही है, एक वर्ड आ रहा है इलेक्ट्रॉन। क्या आ रहा है? इलेक्ट्रॉन। इस बेटा ये इलेक्ट्रॉन है क्या? इलेक्ट्रॉन एक तरीके से चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज होता है। ठीक है, तो अब चार्ज क्या है उसको समझ लेते हैं। तो किसी भी एटम के इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है, तो चार्ज क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? एक जैसे जो कोई एटम है तो पक्का है उसका कुछ ना कुछ मास होगा, उसी तरीके से हर एटम कोई ना कोई चार्ज कंसिस्ट करता है। दैट चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। तो चार्ज क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज पॉजिटिव भी होता है और चार्ज नेगेटिव भी होता है। उसके बाद क्या बोला? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब क्या? एक पॉजिटिव और दूसरा पॉजिटिव, ये दोनों बेटा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आपस में खींचेंगे। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये दोनों, सॉरी बेटा याद रखना यहां पे मैंने उल्टा बोल दिया, एक पॉजिटिव और दूसरा पॉजिटिव अगर दोनों सेम है तो एक दूसरे से दूर भागेंगे बेटा। और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो ये पास आएंगे। सेम अगर नेगेटिव नेगेटिव ये भी सेम है तो ये दूर भागेंगे। अगर सेम चार्ज हो तो दूर भागता है, रिपेल करता है, अलग अलग है तो पास आता है। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम। क्या होता है बेटा एसआई? जिस तरीके से लेंथ को मीटर में नापते हैं उसी तरीके से चार्ज को कूलॉम में नापते हैं बेटा। किस में नापते हैं? कूलॉम में। अच्छा, चार्ज को डिनोट किससे करते थे बेटा? चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से। किससे बेटा? क्यू। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? अब चार्ज दो फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। चार्ज दो फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, या तो वो फ्लो कर रहा होगा या वो स्टेशनरी पोजीशन में होगा, रुका हुआ। क्लियर है? अगर बेटा वो स्टेशनरी पोजीशन में यानी रुका हुआ, फॉर एग्जांपल आपने देखा है कि हम बलून को सर पे रब करते हैं और दीवार पे लगाते हैं तो वहां पे चिपक जाता है थोड़ी देर के लिए, या पेपर के छोटे छोटे पीसेस करते हो और स्केल को सर पे रब करते हैं तो उससे चिपकने लगता है। यहां चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं कर रहा, रुका हुआ है। इस टाइप के करंट को स्टैटिक करंट कहा जाता है या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। बट अगर चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर रहा है, इसे करंट कहा जाता है, इसे करंट कहा। तो इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करो तो क्या है ये? इट इज द प्रेजेंस और अ फ्लो ऑफ चार्ज। इट इज द प्रेजेंस और अ फ्लो ऑफ चार्ज। जब रुका हुआ तो स्टैटिक और जब बह रहा तो करंट। अब करंट क्या है बेटा? तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, कि पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ उसे बोलेंगे करंट। क्लियर? करंट को डिनोट करते हैं बेटा आई से। अब बोला चार्ज क्यू पर यूनिट टाइम, तो ये फॉर्मूला बन गया आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टी। आई है करंट, क्यू है चार्ज, टी है टाइम। क्लियर है बेटा? अच्छा, जैसे लेंथ को मीटर में नापते हैं वैसे करंट को किस में नापते हैं बेटा? एम्पियर में। किस में बेटा? एम्पियर में। क्लियर है? अच्छा, जैसे केजी है, केजी की छोटी यूनिट ग्राम और मिलीग्राम, सेंटीग्राम, ऐसे चलती रहती है। उसी तरीके से एम्पियर की भी छोटी यूनिट होती है। फॉर एग्जाम्पल बेटा मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर जो होता है बेटा 10 टू द पावर -3 एम्पियर के इक्वल होता है। और 1 जो माइक्रो एम्पियर होता है, ये बेटा जो बनाया मैंने ये माइक्रो है, ये होता है 10 टू द पावर -6 एम्पियर। ये छोटी यूनिट है। क्लियर है? एक चीज याद रखना और बेटा, करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। कहां से कहां फ्लो करता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमेशा कोई भी चीज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करते हैं, हमने माना हुआ है। हाइट से ही पानी नीचे आएगा, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आता है। अच्छा बेटा, अब करंट को मेजर किससे करते हैं? कितना करंट फ्लो हुआ नहीं हुआ, तो उसके लिए एक डिवाइस होता है जिसे बोलते हैं बेटा एम मीटर। क्या बोलते हैं? एम मीटर। क्लियर है यहां तक?
क्लियर है यहां तक? अब कुछ चीजें याद रखना बेटा एक बार। एम मीटर, एम मीटर के बारे में दो चीजें याद रखना इंपॉर्टेंट है इस चीज के बारे में। सबसे फर्स्ट बेटा, इसका जो रेजिस्टेंस होता है, इसमें एक चीज आएगी आगे रेजिस्टेंस, वो इसमें बेटा लो होता है। जो एम मीटर है इसका रेजिस्टेंस कम होता है, मतलब रेजिस्टेंस मतलब किसी चीज को रोकना, तो एम मीटर करंट को कम रोकता है, अच्छे से फ्लो होने देता है, तभी तो उसकी रीडिंग कर पाएगा। क्लियर? दूसरा, एम मीटर सर्किट में एक हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है। ये भी आगे चलकर और बेटर समझ आएगा, पर क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता, तो पूरा करंट का अमाउंट बता पाएगा कि कितना पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है। क्लियर? ये दो चीजें याद रखना। आगे समझते हैं बेटा, आगे इसको कुछ एग्जांपल से समझो कि दो टैंकर है, दो टैंकर है, दोनों जुड़े हुए, दोनों में पानी इक्वल भरा हुआ है बेटा। तो पानी किस टैंकर से किस टैंकर से किस में जाएगा? फर्स्ट से सेकंड में जाएगा, सेकंड से फर्स्ट में आएगा, किसी में नहीं जाएगा। तो क्या होगा? किसी में नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों में पानी इक्वल, दोनों में प्रेशर इक्वल। बट यहीं अगर मैं एक में पानी कम कर दूं, जैसे इसमें पानी कम है, तो यहां से यहां फ्लो होने लगेगा, ज्यादा वाले से कम वाले में। कब तक? जब तक प्रेशर इक्वल ना हो जाए, जब तक पानी इक्वल ना हो। मतलब किसी भी चीज को मूव कराने के लिए हमें क्या क्रिएट कराना पड़ा? उनके वाटर लेवल में यहां पे डिफरेंस क्रिएट कराना पड़ा। सेम जब हम चार्ज को मूव कराते हैं तो वहां हमें क्रिएट करना पड़ता है डिफरेंस, जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर होगी ये चीज आई थिंक। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं बेटा V से, और पोटेंशियल डिफरेंस है कि एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में जो काम हुआ, तो V इज इक्वल्स टू वर्क डन कितना हुआ एक चार्ज को मूव कराने में। V इज इक्वल्स टू W अपॉन में Q, W इज वर्क डन, Q इज चार्ज, V इज पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? अब पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा? वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। वर्क डन की ऐसा यूनिट हमने पढ़ी हुई है जूल, चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे बन जाता है कि डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट। सिंपल, अगर 1 जूल काम हो जाए एक चार्ज को एक जगह से, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को मूव करने पे 1 जूल वर्क हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट बेटा। क्लियर? ठीक है। अभी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किससे किया जाता है? तो बेटा ये क्रिएट किया जाता है हमारा सेल और बैटरीज से, क्योंकि सेल और बैटरीज के पास बहुत ज्यादा अमाउंट में चार्जेस होते हैं एज कंपेयर टू वायर। तो जब इसमें ज्यादा इसमें कम, तो हायर टू लोअर मूव करना स्टार्ट करेगा। क्लियर? ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कैसे करेंगे? तो इसके लिए आता है बेटा वोल्ट मीटर। क्या आता है? वोल्ट मीटर। करंट नापने के लिए एम मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए वोल्ट मीटर। अच्छा, इसकी भी दो प्रॉपर्टीज याद रखना। एम मीटर में रेजिस्टेंस क्या होता था? कम। वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? ज्यादा। एम मीटर किस में जुड़ा हुआ था? सीरीज। ये किस में जुड़ा हुआ होता है? पैरेलल। क्लियर है? इसमें चीजें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बेटा ओम्स लॉ। क्या है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि मान के चलो बेटा ये एक वायर है, ये क्या है? एक वायर है, इसमें कुछ ना कुछ चार्ज होगा। ये एक वायर है, इसमें कुछ ना कुछ चार्ज होगा। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो V होगा पोटेंशियल डिफरेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है। यानी मतलब क्या कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। करंट बढ़ाऊंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, और करंट कम करूंगा पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा। एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा घटेगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता है, V इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ये ग्राफ कई बार पूछ लेता है, तो सिंपल बना देना स्ट्रेट लाइन। एक बढ़ा दूसरा भी, दूसरा बढ़ा तीसरा भी। क्लियर? अच्छा, अब हमें पता है कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटा के इक्वल्स टू का आता है तो कोई ना कोई हम कांस्टेंट लेते हैं, और यहां पे वो कांस्टेंट क्या है? R, विच इज रेजिस्टेंस। क्या है? रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को समझ लेंगे कि वो क्या है।
तो रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी कंडक्टर कंडक्टर मतलब जिसमें से करंट पास कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी कि वो कितने चार्ज को रोकेगा, कितने चार्ज को रोकेगा, यही होती है। तो हमने अभी पढ़ा था V इक्वल्स टू आई आर, आर यही रहेगा रेजिस्टेंस, V अपॉन में आई इसका फॉर्मूला बन जाता है। रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि वो कितने फ्लो ऑफ चार्ज को रोकेगा। क्लियर है, फॉर्मूला रहता है ये। ऐसा यूनिट होती है ओम, बनाते कुछ इसे ऐसे हैं। क्लियर है, ठीक है। अब एक डिवाइस याद रखना, रियोस्टेट, क्या नाम है इसका, रियोस्टेट। रियोस्टेट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि क्या करता है, करंट को कंट्रोल करता है। कैसे, रेजिस्टेंस को बढ़ाकर या घटा के। रेजिस्टेंस बढ़ा दूंगा रियोस्टेट में तो करंट अपने आप कम हो जाएगा क्योंकि ज्यादा चार्ज को रोकेगा। रेजिस्टेंस कम कर दूंगा रियोस्टेट में, करंट बढ़ जाएगा। तो इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड टू कंट्रोल द करंट बाय वेरिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करके करंट को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है। क्लियर बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब रेजिस्टेंस एक कंडक्टर है, ये एक वायर है, इसमें करंट फ्लो करता है। अब कौन कौन से फैक्टर है जिन पे इनका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, कौन कौन से रेजिस्टेंस फैक्टर है जिन पे इनका रेजिस्टेंस, तो मेनली 3 फैक्टर। सबसे पहले जो रेजिस्टेंस होता है यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। मतलब क्या कि जितनी लंबी वायर, जितना लंबा कंडक्टर, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। लंबी वायर रेजिस्टेंस ज्यादा, छोटी वायर रेजिस्टेंस कम, लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ कम रेजिस्टेंस कम। पहली चीज क्लियर। दूसरी, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या, मान के चलो बेटा ये एक वायर है, तो ये वायर का जो आगे वाला पार्ट होता है ये, इसे बोलते हैं एरिया। जो ये वाला पार्ट है ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर ये बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा और ये छोटा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। क्लियर है। और लास्ट इज नेचर ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल किस नेचर का, इंसुलेटर है, कंडक्टर है, कैसा है। क्लियर। अच्छा, अब बेटा इन दोनों को साथ लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, R इज L मल्टीप्लाई 1/A, R इज L अपॉन में, साथ में लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने अभी पढ़ा था जब भी इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। यहां कांस्टेंट आ जाएगा रो, L अपॉन में A। ये क्या है बेटा, याद रखना, RHO, रो। ये रो ही क्या है बेटा, रेजिस्टिविटी। ये रो ही क्या है, रेजिस्टिविटी। क्लियर है। अब रेजिस्टिविटी को समझते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या है। तो रेजिस्टिविटी इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। किसी भी मटेरियल की फंडामेंटल प्रॉपर्टी कि वो कितने चार्ज को रेजिस्ट करेगी, कितने इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट करेगी। अब बोलोगे भैया अभी तो बताया कि रेजिस्टेंस भी होता है, दोनों में डिफरेंस है। रेजिस्टेंस हमारा चेंज हो सकता है, अगर लेंथ बढ़ गई रेजिस्टेंस चेंज, लेंथ कम रेजिस्टेंस चेंज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया रेजिस्टेंस चेंज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम रेजिस्टेंस चेंज। बट रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल, एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी फिक्स तो इतनी ही रहेगी, आयरन की फिक्स तो इतनी रहेगी। मटेरियल की रेजिस्टिविटी फिक्स रहती है, उससे बने कंडक्टर की रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हो सकता। रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है। क्लियर है। तो हम घर में किसका यूज करते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम का करंट के लिए। क्यों, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, यानी ये कम करंट को रोकते हैं, ज्यादातर करंट को फ्लो होने देते हैं। और हमें घर में यही चाहिए कि करंट अच्छे से फ्लो करे। ठीक है। और जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा हीटर की कॉइल वगैरह, वो अलॉयज से बने थे। अलॉयज मतलब क्या होता है, मेटल, नॉन मेटल, मेटल मेटल, इन सबका मिक्सचर। क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। मतलब ये ज्यादातर करंट को रोकते हैं, तो हीट निकलता है, तो मेल्ट होगा, बट ये इतनी इजीली मेल्ट नहीं होते, इसलिए हीटिंग डिवाइसेस में हमारा अलॉय यूज किया जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ा जाए। अब एक चीज आती है रेजिस्टर। क्या आता है बेटा, रेजिस्टर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है हमारे घर में जो कि लिमिट करता है, रेगुलेट करता है करंट को। मतलब क्या, सिंपल सा बात, कोई भी ऐसा डिवाइस जिसमें से करंट इजीली पास ना हो सके, ये पंखा करंट इजीली पास हो रहा है, बल्ब करंट इजीली पास हो रहा है,
जो भी चीज इसमें से करंट इजीली पास ना हो सके वो एक तरीके से रेजिस्टर है। क्लियर है? फैन, बल्ब, टीवी एक्सेट्रा कुछ भी, कुछ इस तरीके से रेजिस्टर हमें अलग से भी देखने को मिलते हैं। क्लियर? अब रेजिस्टर जुड़े कैसे मिल सकते हैं? हमें रेजिस्टर दो तरीके से जुड़े मिल सकते हैं, एक के साथ एक, जैसे ये और इसी के साथ ये जुड़ गया, तो ये है सीरीज में भाई रेजिस्टर जुड़ा हुआ। कैसे जुड़ा हुआ है? सीरीज में। और ये आमने सामने, तो भाई ये जुड़ा हुआ है पैरेलल में। अब मान के चलो कई सारे रेजिस्टर जुड़े, कई सारे अलग अलग रेजिस्टर जुड़े, तो हम कैसे बताएंगे भाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है पूरे सर्किट का? तो उनके लिए कुछ फॉर्मूले निकाले हैं इन्होंने, समझना। जैसे ये देखो, ये तीन रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3, और ये R1, R2, R3, ये तीन है अलग अलग तरीके से। अब इनमें टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलता है समझना बता। जब सीरीज में होता है तो सब में करंट सेम जा रहा होता है, करंट बट नहीं रहा होता, क्योंकि यहां तो करंट तीनों में बट जाएगा, बट सीरीज में ऐसा नहीं होता। यहां अलग क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। R1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V1, R2 के लिए V2, R3 के लिए V3। तो इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसके लिए V2, इसके लिए V3। पर टोटल निकालना तो क्या होगा बेटा? तीनों को प्लस कर दो, V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर है? और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या? V इज इक्वल्स टू IR। अब मुझे पता है करंट तो सबके लिए सेम है, यानी इसके लिए क्या होगा? I तो सेम रहेगा बट R1, इसके लिए I तो सेम रहेगा बट R2, इसके लिए I तो सेम रहेगा बट R3, जैसा यहां लिखा हुआ। अब टोटल कैसे निकाले? सबको प्लस कर दिया, प्लस कर दिया। अच्छा, तो किसके इक्वल आ जाएगा टोटल? I R के, R किस में है? सीरीज में, तो RS लिख देते। अब सबको प्लस किया, IRS, IR1, IR2, IR3, यहां से कॉमन क्या आएगा बेटा? यहां तीनों में कॉमन आ गया I, जैसे ये है IRS, यहां कॉमन आ गया I, R1, R2, R3, I से I कट गया। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज अगर निकालना हो तो R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है बेटा? ऐसे निकालते हैं, मतलब तीन रेजिस्टेंस दे रखे हैं अलग अलग, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, और टोटल रेजिस्टेंस पूछ ले वो सीरीज में कनेक्टेड है। कैसे निकाल दोगे? 5 3 8 2 10, टोटल रेजिस्टेंस 10। क्लियर है? बट यही रेजिस्टेंस अगर बेटा किस में कनेक्टेड करा दिया जाए, वही 5 3 2 को सीरीज में कनेक्टेड करा दे, तो कहानी अलग है। तो कहानी क्या होगी? तो इनमें करंट तो अलग अलग है बट पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो पहले वाले में करंट क्या होगा? I1, दूसरे वाले में I2, तीसरे वाले में I3। भाई अभी भी हमने पढ़ा था V इज इक्वल्स टू IR, तो I इज इक्वल्स टू V बाय R। अब इन सब में सेम क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके लिए हो गया V बाय R1, इसके लिए हो गया V बाय R2, और इसके लिए हो गया V बाय R3। V बाय R1, V बाय R2, V बाय R3। और टोटल करंट क्या आएगा? I अपॉन में R। रेजिस्टेंस टोटल किसमें है? पैरेलल में, तो लिख दिया, सॉरी, V अपॉन में R, V अपॉन में R। अब देखो सब में से कॉमन क्या आ रहा है? V अपॉन में RP इज इक्वल्स टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। तो ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है बेटा? V, ये कट जाएगा पूरा। 1 बाय RP इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय, यही फॉर्मूला है। इन पे क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे, वो भी करेंगे, अभी यहीं तक समझो। क्लियर है? अब घर में हम कौन सा यूज करते हैं बेटा? घर में हम कौन सा यूज करते हैं? तो घर में यूज किया जाता है, सिंपल हमें पता है, पैरेलल कनेक्शन। 2-3 इसके कारण है। सबसे पहला आपने देखा था सीरीज में कुछ ऐसे जुड़ा हुआ था, अब यहां से एक टूटा तो आगे के सारे ही नहीं चलेंगे। क्या घर में हम ऐसा चाहते हैं कि पंखा नहीं चल रहा तो बल्ब ना जले, बल्ब नहीं चल रहा तो टीवी ना जले? भाई एक खराब हुआ बाकी तो चलते रहे, और ऐसा सिर्फ किस में पॉसिबल है? पैरेलल में। दूसरा, आपने देखा सीरीज में सबके पास सेम करंट जा रहा है। क्या आपको लगता है आपके घर के एसी को, फ्रिज को, टीवी को, पंखे को, लाइट को, सबको सेम करंट चाहिए? हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग है, और अलग अलग करंट देना किस में पॉसिबल है? सिर्फ पैरेलल कनेक्शन में। दूसरा रीजन। तीसरा रीजन, टोटल रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, टोटल रेजिस्टेंस वो सीरीज में बहुत ज्यादा होता है, पैरेलल में बहुत कम। फॉर एग्जांपल
3 रेजिस्टर है, 2 2 2, तीनों 2 2 ओम के हैं। अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है तो बेटा टोटल कितना हो गया बताओ मेरे को? 2 + 2 + 2 6 ओम। यही अगर बेटा ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो कितना हो जाएगा बेटा? 1/2 1/2 1/2। तो 1/Rp would be equals to 1 + 1 + 1 3/2 और Rp अब इसको रेसिप्रोकल कर दो 2/3 which is equals to around 0.666 ओम। बहुत छोटा आ गया उसके कंपैरिजन, और घर में हमें रेजिस्टेंस कम ही चाहिए ताकि करंट अच्छे से फ्लो कर सके। क्लियर बेटा? तो घर में क्यों लगाए जाते हैं वो भी आपको समझ ही चुके हैं। आगे चलते हैं। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको समझना बेटा। एक दीवार है, मैं उस पर धक्का मारे जा रहा हूं, क्या वो दीवार हटेगी? मैंने कुछ काम किया नहीं, बट मैं थका, हाँ। सेम उसी तरीके से जब करंट फ्लो करने की कोशिश कर रहा है एक ऐसे कंडक्टर से जो कि प्योरली रेजिस्टिव है, जो अपने अंदर से करंट को पास होना नहीं देना चाहता, उसमें से करंट पास होने की कोशिश कर रहा है, नहीं हो पाएगा, बट कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी निकलेगी। वही एनर्जी निकलती है हीट की फॉर्म में भाई। किसकी फॉर्म में बेटा? हीट की फॉर्म में वो एनर्जी निकलती है, और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इफ द कंडक्टर इज प्योरली रेजिस्टिव, द सोर्स ऑफ एनर्जी कॉन्टिन्यूअसली गेट डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट की फॉर्म में निकलते रहता है। क्लियर है बेटा? हीट ही हमारा एनर्जी के इक्वल है, हीट ही हमारा वर्क के इक्वल है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? हीट ही हमारा एनर्जी के इक्वल है, हीट ही हमारा वर्क के इक्वल है। इस चीज को अब यहां से कुछ फॉर्मूले बनेंगे, उनको देख लेते हैं। देखो भाई, अब हमें पता है कि V पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू W अपॉन में Q होता है, ये हमें पता था। तो V इज इक्वल्स टू हीट अपॉन में भी Q हो सकता है। पहला फॉर्मूला तो यही बन गया भाई, फर्स्ट फॉर्मूला। क्लियर है? अब देखो भाई, अब यहां से V इज इक्वल्स टू H/Q आ गया, तो H इज इक्वल्स टू क्या हो गया भाई? ये इधर जाके मल्टीप्लाई VQ। ठीक है, VQ। अब यहां से याद रखना, आपको पता होगा I इज इक्वल्स टू Q अपॉन में T था, तो Q इज इक्वल्स टू IT हो जाएगा, तो Q की जगह IT रख दे। सेकेंड फॉर्मूला इज VIT, सेकेंड फॉर्मूला भाई। क्लियर है? नाउ वी नो दैट V इज इक्वल्स टू IR, V की जगह रख दो भाई IRIT, तो H इज इक्वल्स टू I² RT। तीसरा फॉर्मूला बन गया भाई। ये फॉर्मूलाज याद रखना, काम आएंगे। क्लियर है भाई? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको याद रखना, यहीं से एक और चीज आएगी, क्या समझते हैं? नेक्स्ट टॉपिक विच इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। हीट क्या है? एक कंडक्टर में से फ्लो करने वाले करंट का स्क्वायर करो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट के। यानी अगर करंट का स्क्वायर बढ़ेगा, हीट भी बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा। रेजिस्टेंस कम, हीट कम। ज्यादा टाइम के लिए होगा तो हीट भी ज्यादा, कम टाइम के लिए तो हीट भी कम। तो बस H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। यही कहना चाह रहा है ये पूरा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। बस इतना लिख देना और ये बना देना, पूरे नंबर है। क्लियर है बेटा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब एप्लीकेशन कहां पे इनका यूज होता है? तो कई जगह पे तो बेटा ये डिजायरेबल है, हमें चाहिए, बट कई जगह पे नहीं भी चाहिए तब भी प्रेजेंट है। तो इनके दोनों समझ लेते हैं, डिजायरेबल भी अनडिजायरेबल भी। डिजायरेबल कहां है? फॉर एग्जाम्पल हीटर में चाहिए, इलेक्ट्रिक आयरन, फ्यूजेस, इन सब में चाहिए। बट अनडिजायरेबल कहां है? टीवी चाहते हो गर्म हो, मोबाइल फोन चाहते हो गर्म हो, होता है तब भी। कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, टीवी, ऐसा यूनिट ऑफ हीट आपको पता ही है, जूल होती है। हीट, वर्क, एनर्जी, तीनों की जूल, ऐसा यूनिट। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर बेटा एक फिलामेंट लगा होगा, आपने कई बार देखा होगा। बल्ब के अंदर जो छोटा सा होता है वो टंगस्टन का बना होता है। अब टंगस्टन एक मटेरियल होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, वो बहुत इजीली पिघलता नहीं है, वो बहुत इजीली पिघलता नहीं है। अब जो मोस्ट ऑफ द एनर्जी होती है वो कंज्यूम्ड इन हीटिंग स्मॉल पार्ट ऑफ बल्ब फिल्ड विद। अब उसके अंदर कई सारी नॉन रिएक्टिव गैसेस होती है बल्ब के अंदर, जैसे आर्गन या फिर नाइट्रोजन। तो जो ज्यादातर हीट होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। वो क्या कर लेती है?
एब्जॉर्ब कर लेती है और इतनी जल्दी से मेल्ट होने नहीं देती। ये बस याद रखना, टंगस्टन इंपॉर्टेंट है यहाँ। क्लियर? अब इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में पढ़ते हैं। फ्यूज आपने घर में ही पढ़ा है, क्या होता है? एक डिवाइस है जो कि हमारे पूरे सर्किट को, अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो इट इज अ डिवाइस विच प्रोटेक्ट सर्किट्स एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा बढ़ जाए, ओवरलोडिंग हो जाए या ज्यादा ही करंट फ्लो कर रहा है, तो ये अपने आप मेल्ट होकर फ्यूज, बहुत मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, वो टूट जाएगी वायर। जैसे करंट बढ़ा वो वायर टूट जाएगी। आगे ये डिवाइसेस से उनके पास करंट ज्यादा नहीं जाएगा। तो इट इज अ डिवाइस विच प्रोटेक्ट सर्किट्स एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग फ्लो ऑफ करंट इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। ये हमेशा किस में कनेक्टेड होता है? सीरीज में, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे करंट बढ़ा या टूट जाएगा, आगे के सारे डिवाइसेस सारे बच जाएंगे, इसलिए सीरीज में लगाया जाता है। मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, जैसे हीट बढ़े वैसे ही पिघल के टूट जाता है। ये किससे बना होता है? ये एलॉय से बना होता है, लाइक टिन, कॉपर, एल्यूमिनियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट ताकि लो रहे। आगे बढ़े। अब कमर्शियल यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, आपने घर में देखा है, आता है बिजली का बिल कैसे? 1 यूनिट, याद रखना 1 यूनिट किसके इक्वल होता है? 1 किलोवाट आवर के इक्वल। अब इसमें कितनी एनर्जी आप यूज कर लेते हो? देखो, किलोवाट का आपको मतलब पता है, किलो का मतलब ये होता है 1000, तो 1000 वॉट मल्टीप्लाई 1 आवर में कितने मिनट? 60। 1 मिनट में कितने सेकंड? 60। तो 60 मिनट्स में कितने सेकंड? 60 इंटू 60 कितना हो गया? 36। 3 2 5 3 ज्यादा हो गया, ठीक। तो ये आ गया 36 इंटू 2 3 10 टू दी पावर 5 जूल। या फिर और क्या लिख सकते हो अगर मैं एक पॉइंट लगा दूं, 10 टू दी पावर 6 जूल। इतनी एनर्जी यूज करते हैं 1 यूनिट में हम। क्लियर है? होप सो चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे क्वेश्चन आंसर्स के साथ। क्या कमी रह गई हो, कुछ अगर लग रहा है ऐसा कि नहीं समझ आया, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं दोबारा एक छोटी सी शॉर्ट्स बना के, कुछ भी बना के समझा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई टॉपिक सही से समझ नहीं आया, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, एक छोटा सा शॉर्ट्स बन जाएगा। क्लियर है टॉपिक अपना? क्लियर? हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।